हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा की अब तक सिर्फ 60 सीटों पर वोटिंग हुई है। 6 चरणों के मतदान बाकी हैं। आज तीसरे चरण की वोटिंग का चुनाव प्रचार खत्म हो गया और तीसरे फेज में डायमंड हार्बर में भी वोटिंग होनी है। डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी का इलाका है। इसी बीच एक ऑडियो टेप सामने आया जिसके बाद बीजेपी ने यह दावा किया कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक 900 करोड़ रुपए का काला पैसा पहुंचाया गया। यह आरोप आज ही लगाया गया है और यह कहा गया कि यह उगाही का पैसा है, प्रोटेक्शन मनी है। ये जो टेप सामने आया इसमें सिंडिकेट का भी जिक्र है। सिंडिकेट क्या है, कैसे काम करता है, ये कथित तौर पर उसमें समझाया जा रहा है। टेप की आवाज गणेश बागड़िया नाम के एक शख्स की बताई जा रही है जो कि कोल स्कैम के यानी कोयला चोरी के मुख्य आरोपी अनूप मांझी का खासम खास राइट हैंड माना जाता है। कोल स्कैम में अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी साली से, उनके और रिश्तेदारों से सरकारी एजेंसियां पूछताछ भी कर चुकी हैं। साथ ही साथ दूसरा मामला चल रहा था इलेक्शन कमीशन और ममता बनर्जी के बीच में, जिन्होंने आरोप लगाया था कि नंदीग्राम में बूथ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, केंद्रीय बलों ने वोटर्स को नहीं जाने दिया। इसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने दिया। स्वागत करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ सौरभ सिकदर जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और मनोजीत मंडल जी हमारे साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोजीत जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैंने जैसे कहा कि 2 प्रकरण है, तो ये पहले जो टेप कांड जिसको बोला जा रहा है, इस पर आज डेरेक साहब, आपकी पार्टी के लीडर और भी लीडर्स जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने एक तरीके से इस आरोप को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उसकी सत्यता वेरीफाइड नहीं है, वो टेप किसका है, कौन बोल रहा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी ने भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि सीधे सीधे 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपया पहुंचाया गया, नाम लेकर के कहा अभिषेक बनर्जी को। नहीं, पहली बात है जो छत्तीसगढ़ में घटना घटी, हमारे 22 जवान के शहीद है, इसके बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं। अपने जरूर, बिल्कुल एक बहुत दुर्भाग्य घटना घटी और हम सब परिवार के साथ संवेदना जताते हैं। प्राइम मिनिस्टर देश की और गृह मंत्री बंगाल के बिजी है, लेकिन हमारे जो दिल की जो आवाज़ उन तक जा सके, इसलिए आपको हमें कहना चाहते हैं। आइए आपके जो मुद्दे आपने बोले हैं, देखिए ये तो लगातार ये लोग 1 सालों से कह रहे हैं। आज तक ये ऑडियो छोड़िए, ऑडियो का तो कुछ मायने ही नहीं रखते। आज तक आपने मेरे को ये बता दीजिए, जो ईडी है, सीबीआई है, ये तो बीजेपी के एकदम ट्रस्टेड एलाय है। ममता दी के घर भी घुस चुकी है, एक लेडी को हैरास करके आ गई है। आज तक कि इन लोगों के खिलाफ एक चार्जेस भी दाखिल किया है, एक एफआईआर है, कोई पीस ऑफ पेपर है? बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन के 2 दिन पहले एक आप अभिषेक बनर्जी के घर में घुस के उनके बीवी को हैरास करोगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। और अभी आज 1 महीने पहले बाद आपको पता चले कि एक ऑडियो आ गया, तो आपका ईडी सीबीआई ये क्या कर रहे हैं? आप ही का तो एलआई है, आप ही का तो ट्रस्टेड लोग है। देखिए ये हम पूरा मानते हैं, अभिषेक बनर्जी से ये लोग बिल्कुल ये लोग उनको डरते हैं, उनको दे आर स्कैर्ड ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि वो एक बहुत ही उभरता हुआ एक बहुत ही यंग लीडर है, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत अच्छा बोलते हैं अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, 2 टाइम इलेक्टेड एमपी है, इसीलिए इन लोग इन पे जलते हैं। इतने 35-32 साल में कैसे आगे यही प्रॉब्लम है। उनके पास तो कोई लीडर नहीं है। बीच में हमारे पास अभिषेक के बीच में इस किस्म का कोई ऑडियो टेप अगर लीक किया जाएगा तो जाहिर है कि चुनाव के बीच में दूसरी पार्टी इसका फायदा लेना चाहती है, तभी किसी ने तो इसको लीक किया। तो ये तो आपका एक कहना है कि चुनाव का फायदा उठाने के लिए किया गया, ये बात सच मालूम पड़ती है। लेकिन मेरा सवाल ये है, इसमें जो बात हो रही है उसको लेकर के आपको क्या कहना है? क्या आपको बस एक सेकंड, ये जो इसमें नाम लिया गया गणेश बागड़िया नाम का शख्स, जिसको बोला गया कि ये अनूप मांझी का साथी है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? वो जो बात बोल रहा है, आपको लगता है उससे कहलवाई जा रही है या वाकई वो ऐसा कह रहा है? भाई, इस तरह का कई सारा टेप सब बना सकते हैं। और एक व्हाट्सएप चैट भी हम देख रहे हैं कि मुकुल और शुभेंदु बात कर रहे हैं कि मुकुल को टिकट दिला दो। एक ऑडियो टेप में देख रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में बात हो रही है, मुकुल और
मुकुल जी और शिशिर बाजोरिया के जो इलेक्शन कमीशन के इन्फ्लुएंस को इस तरह से बोलो, और इलेक्शन कमीशन करती भी है कि वही तरह का तो उस टेप को तो आप सच मानते हैं? मैं कह रहा हूं कि देखिए वो जो आपने शिशिर जी का, आप वो जो आपने मुकुल राय और शिशिर जी का ऑडियो टेप का जिक्र किया, उसको तो सुनिए तो मेरी बात, उसको तो आप सच मानते हैं? जो टेप बीजेपी का निकलता है उसको आप सच मानते हैं, और बीजेपी जो टेप आपका निकाल रही है वो झूठा है? तो एक तरफा बात हो गई ना। नहीं, सुनिए, एक तरफा बात नहीं। शिशिर बाजोरिया ने खुद ने कहा हम बात की है, उन्होंने मान लिया है। चलिए, अच्छा, इसलिए हम बोल रहे हैं। ओके, अब मैं आपकी बातों का जरा जवाब ले लूं। सौरभ साहब हमारे साथ हैं। सिकदर साहब बात कर रहे हैं। सिकदर साहब, आपने सुना मनोजीत जी को, मनोजीत जी को आपने सुना? मोदी साहब क्या कर रहे हैं, इस तरह का टिप भी है। ठीक है मनोजीत जी, इसमें हम बात करें क्या? ओके, मैं आपकी बातों का जवाब ले लेता हूं। हमारे पैनल में 2 ही लोग हैं, आप लोग तो एक एक करके आराम से जवाब ले सकते हैं, समय लेकर के। सिकदर साहब, आपने सुना उनको, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो सैकड़ों टेप आप निकाल दें और टेप में कोई भी किसी की भी आवाज हो, उसको कैसे हम ये मान लें कि आदमी वही है जिसका जिक्र हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मनोजीत दादा जब अगली बार बोलेंगे, बीच में ना बोले, इसका रिक्वेस्ट है, हम दोनों ही हैं आज, कि मनोजीत जी एक चीज आप बोल सकते हैं क्या? अगर ये टेप में जो सुना गया है या जो सामने आया है ये अगर सच निकला तो आप इसका प्रतिवाद करेंगे कि नहीं करें, इसका सपोर्ट करेंगे? दूसरा कहना मेरा यह है कि आज हम शुरू से ये आरोप लगाते आ रहा है कि बंगाल में कोयला का चोरी हो रहा है, बंगाल में बालू का चोरी हो रहा है। देखिए, विनय मिश्रा जो अभी तक फरार है, एब्सकॉन्डेड है, और ये पदाधिकारी थे, तृणमूल कांग्रेस का जो यूथ संगठन है उसका वाइस प्रेसिडेंट थे, आज तक उसको लेके एक भी स्टेटमेंट जारी किया है तृणमूल कांग्रेस ने? 3 महीना से फरार है वो, ये टेप तो आज बाहर आया है। तो कोयला का चोरी हो रहा है, बालू का चोरी हो रहा है, लोहे का चोरी हो रहा है, ये तो हम आज से नहीं है, हमारा बहुत पुराने मुद्दे है। और इस मुद्दे के परिप्रेक्षित में जब आज ये टेप बाहर आए हैं, तो अगर ये सच है तो इसका निंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात है कि आज ये विनय मिश्रा का भाई जो आज फरार है, आज इसके लिए पार्टी का क्या स्टैंड है, पार्टी क्लियर करे इसको। तीसरी बात है जो बार बार बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई क्या कर रहे थे, सीबीआई क्या कर रहे थे। ईडी सीबीआई जब एक्शन में जाते हैं तो मुख्यमंत्री तक राजीव कुमार को बचाने के लिए रास्ते में बैठ गया था, जो शायद भारत के इतिहास में पहले बार था कि मुख्यमंत्री जी पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए धरने में बैठ गए थे। तो ईडी सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट के सिकदर साहब देखिए, वो जो आपने बात करी है मुंबई कोलकाता पुलिस के कमिश्नर जिनसे पूछताछ करने गई थी सीबीआई, वो प्रकरण तो थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन ये तो आपकी पार्टी का रिकॉर्ड है, सरकार का रिकॉर्ड है। जहां इलेक्शन होता है वहां आपकी एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इलेक्शन से पहले आपको अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार और कुल स्कैम की याद आ गई। तमिलनाडु में आप यही कर रहे हैं और तमाम जगहों पर आप यही कर रहे हैं। असम में तो आपके एक नेता को इस चक्कर में उन्होंने कहा कि आप पे एनआईए का केस लगा दूंगा, उनको प्रचार से रोकना पड़ा इलेक्शन कमीशन को। तो ये तो आप पर आरोप लगातार लग रहे हैं। इनका कहना यह है, आपने कोई एफआईआर करी अभिषेक बनर्जी के ऊपर? एक मुकदमा किया है क्या उनके ऊपर? नहीं, आज के देखिए, अभिषेक बनर्जी का नाम अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो वो एजेंसी करेगा, बीजेपी फायर करने वाले कौन है? सीबीआई ईडी बीजेपी का तो विंग नहीं है, केंद्रीय सरकार का है और इंडिपेंडेंट विंग है। ऐसा नहीं कि सिकदर साहब, ऐसा है, अगर आप इस टेप को पूरी तरह सच्चा मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि टेप सच्चा है, टेप में जो बात हो रही है वो बात सच्ची है, आपका नेता ने बोला कि 900 करोड़ रुपया खाया अभिषेक बनर्जी ने, जो बात वो आरोप टीवी पे लगा सकते हैं आकर के, तो 900 करोड़ रुपया खाने वाला तो जेल में होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एजेंसी क्या करेंगे? एजेंसी तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग है नहीं, भारत सरकार का विंग है, तो एजेंसी क्या करेंगे वो तो हम नहीं बोल सकते। हम बंगाल के एक नागरिक होने के नाते, बंगाल के एक वोटर होने के नाते हम बोल सकते हैं कि इसको सजा मिलना चाहिए, अगर इसमें जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, टेप को
ओके, मैं अब जा रहा हूं मनोजीत जी के पास। मनोजीत जी मनोजीत जी अब जरा थोड़ा स्पेसिफिक बातें करेंगे इस केस को लेकर के। ये बात तो देखिए लोग पूछेंगे ये टेप सही है या गलत, ये तो जब जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन आपके जो ये यूथ विंग के लीडर है विनय मिश्रा, जिनका जिक्र बार बार इस टेप में आया, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि विनय मिश्रा पैसा पहुंचाते थे अभिषेक बनर्जी को, इस टेप के अंदर ऐसा कहा जा रहा है। अगर ये विनय मिश्रा आपकी पार्टी के नेता बिल्कुल पाक साफ हैं, तो ये फरार क्यों हैं? इनका भाई गिरफ्तार क्यों है? नहीं, पहली बात देखिए, जो मेरे मित्र बोल रहे थे हम तो सीबीआई ईडी नहीं है, हम एक नागरिक है, लेकिन आप तो काम कर रहे हो सीबीआई ईडी के तरह। आप ही कह दे रहा हो कि 900 करोड़ रुपया चोरी हो गई है, ये टेप सच है, यहाँ पर जो बात कर रहे हो वो वही है, तो आप ही तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो और हाल ही में आप ही हो। आप जो कहते हो क्या करते हो वही सीबीआई ईडी करते हैं। और रही बात हो क्या बिना मिश्र का, देखिए बहुत पहले सौगत राय जी ने क्लियर कर दी कि हमारे इस तरह का हजारों जेल सेक्रेटरी है, वो पार्टी में कब निकले कब थे कब निकले किसी को पता ही नहीं चला। ये बहुत पहले जब उनका नाम आए थे 5-6 महीने पहले, तब भी सौगत राय जी ने क्लियर कर दी कि इस तरह का जनरल सेक्रेटरी हमारे यूथ विंग के लाखों मेंबर है, उसमें 100 करोड़ एक जनरल सेक्रेटरी है, उसमें क्या है? किसी का कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो सीबीआई ईडी उनको पकड़ क्यों नहीं रहे है? हमारा क्या लेना देना उसमें? और अभी आपकी पार्टी में है या नहीं है? सीबीआई हो, ये विनय मिश्रा अभी टीएमसी का मेंबर है, ये टीएमसी का जनरल सेक्रेटरी है या नहीं? अभी ये टीएमसी में है या नहीं? कब नहीं है? वो छोड़ के कभी चला गया? कब चला गया? अभी तक नहीं है। आपको मैं एक बात कह रहा हूं, 2016 में इसी टाइम में जब इलेक्शन हुआ था ना, तब बीजेपी के हेडक्वार्टर से टेप चली, वो जो नारदा कांड सबको मालूम है। आप देखिए भाई साहब, वही नारदा कांड का जो लोग है सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पार्टी में चले गए। इसी तरह का टेप अभी लोग तो वीडियो तो नहीं मिल रहा है, कहां से लोगों को मुड़का के लगा के लेके आया, और कौन है कहां से कौन किसके साथ बात कर रहे, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसी में तो हमारा हंसी आ रही, इसलिए हम हंस रहे थे। आप कह रहे हो कि आप नागरिक हो, लेकिन बात करते हो सीबीआई ईडी की तरह। वो आपका क्या है, नाम है शुभेंदु अधिकारी, जिनके खिलाफ इतना सारे इंसिडेंटली वो भी एक नारदा कांड में थे, पैसा ले रहे थे। अभी वो कह रहे हैं कि 900 करोड़। अरे आप देख रहे थे क्या? आप विटनेस थे क्या? तो आप पकड़े नहीं क्यों? मनोजीत जी, इसमें बात करते हो, ये जो आरोप बीजेपी लगा रही है नाम लेकर के अभिषेक बनर्जी का, ये आरोप ये लगातार लगा रहे हैं, और ये आरोप ये चुनाव से पहले से लगा रहे हैं। ये आरोप प्रधानमंत्री तो अब चुनावी रैलियों में आते हैं, अमित शाह जी रैलियों में आ रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी, बंगाल बीजेपी तो ये आरोप बरसों से लगा रही है। कट मनी, सिंडिकेट, तोलाबाजी, ये और इसका पैसा पहुंचता है कहां पहुंचता है, ये बातें तो ये लोग लगातार पहले से कहते आ रहे हैं ना, और अब वही बात टेप के अंदर सुनाई दे रही है, तो पब्लिक तो एक 1+1 जोड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, उत्तर जो काटमानी जब लेते थे ना हमारे, अभी सब उनके पार्टी में चले गए, इसीलिए उन लोगों को टिकट नहीं मिली। पहले लेते थे, मतलब पहले लेते थे। सबसे बड़ा बाली चोर सौमित्र खां है भाई साहब। मैं अच्छा एक मिनट पहले बताइए, पहले आपकी पार्टी में पहले लेता कटमनी लेते थे, अब नहीं लेते? बाली चोर, एक मिनट आप कहते हैं बालू चोर, वो सौमित्र खान। अच्छा, सौमित्र खान की बात कर लेंगे, मुकुल रॉय की बात कर लेंगे, शुभेंदु अधिकारी की बात कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलना। अभी आपने एक बात बोली, लेकिन अभी आपने एक बात बोली, अभी आपने एक बात बोली कि आपके जो नेता कट मनी लेते थे वो बीजेपी में चले गए, मतलब कट मनी लेने वाले आपकी पार्टी में थे पहले? आपको बताता हूं, हर पार्टियां में इस तरह का लोग होती है। जिस तरह का 33% क्रिमिनल, हीनियस क्रिमिनल एमपी बीजेपी में है, आप देख लीजिए, इंक्लूडिंग ए पर्सन चार्ज ऑफ टेरर, आतंकी, जिसमें पुलिस ने, कोर्ट ने चार्ज की है। ये है बीजेपी का ये है कल्चर। सबसे ज्यादा करप्शन देखिए, कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक का सरकार अभी उधर सिर्फ करप्शन के लिए। अच्छा चलिए, ठीक है किस तरह का ओके, मैं भी सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूं। आप जाइए हरियाणा में तो एक करप्ट फैमिली के साथ उनका सरकार है, जिनका फैमिली दो जो जनरेशन जेल में था नहीं। ओके, अब जरा बंगाल पे लौटते हैं वापस। मैं अब सिकदर साहब के पास जा रहा हूं। सिकदर साहब, मुझे ये बताइए, इस टेप कांड का आपको क्या लगता है असर होगा चुनाव पर? देखिए, लोगों के सामने ये आ गया है कि, और अभी मेरे बड़े भाई मनोजीत मंडल ने तो, प्रोफेसर साहब है, उसने खुद बोल दिया कि जो यहाँ पे काटमानी लेता था, मतलब उसने, थैंक यू मनोजीत दा, आपने कम से कम सच बात स्वीकार किया कि आपके पार्टी का लीडर लोग काटमानी लेते थे।
अब दूसरा प्रश्न ये है दादा, अगर जानते थे मानो आपके पार्टी में है, वो भी हमारे पास तो अभी आए, जब आपके पास थे, पुलिस आपका था, तब क्यों नहीं इसके खिलाफ एक्शन लिया गया? अब बीजेपी में आए तो आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा दोगे, ये तो सही नहीं है। ये लोग तो इतने दिन से आपके पार्टी में थे और आपको पता था कि ये लोग कट मनी लेते हैं, इसको अरेस्ट करना चाहिए था ना, पद से निलंबित करना चाहिए था ना। दूसरी बात है, देखिए सौरभ जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं स्पष्ट कि ये आज जो टीएमसी में आप देखिएगा, टीएमसी छोड़ के जितने भी लीडर आए हैं, जो लोग टीएमसी को बनाए थे शुरू के दिन से, उसका सबका, और दिनेश द्विवेदी जैसा सज्जन आदमी जिसके ऊपर कभी कोई दाग नहीं हुआ, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि यही चोरी, यही जो अनाचार वहां पे हो रहा था, हम लोग इसके लिए छोड़ के आए हैं। दिनेश द्विवेदी के ऊपर तो कभी कोई दाग लगा, कोई विरोधी भी नहीं लगाया कि वो चोर है। आज उसके जैसा वरिष्ठ पॉलिटिशियन भी बोल रहे हैं कि यही चोरी, यही अनाचार, यही जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसा पार्टी चल रहा था, इसीलिए हम छोड़ के आ गए। तो बंगाल का जनता इसको जानते हैं और इसीलिए क्या है, टीएमसी का जनाधार कम हो रहा है, पैर के तले से जमीन खिसक रहा है। आज वैसे आपको पता है ममता बनर्जी ने क्या कहा एक सभा में? ममता बनर्जी ने ये बोला है, सिकंदर साहब, ममता बनर्जी तो ये बोली है एक सभा के अंदर कि बीजेपी ये समझ ले कि मैं जब जाना चाहूंगी तभी जाऊंगी सत्ता से, अपनी मर्जी से ही जाऊंगी, वरना मुझे कोई निकाल नहीं सकता। ये तो दीदी तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो दीदी है, लेकिन देखिए दीदी को शायद इतना नर्वस उनका पूरा पॉलिटिकल लाइफ में कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं देखा होगा। दीदी कभी क्या कर रहे, कभी मैच फिक्सिंग करने के लिए फोन कर रहे हैं कि देखो तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे लिए काम करो, कभी डरा रही है, कभी धमका रही है, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठा रही है, कभी जाके बोल रही है कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। ये सब बात लोग तब बोलते हैं जब समझ में आता है कि हमारा एक बार रिस्पॉन्ड कर दें इस पर मनोज जी। इनका कह रहा है कि ममता बनर्जी घबराई हुई है, नर्वस है। दुनिया, देश देख रही है, बंगाल की जनता देख रही है किसके साथ जनता है, किसके साथ नहीं है। वो अमित शाह जी परसों दिन डायमंड हार्बर में रैली करने का उनका रैली था, वो नहीं हुआ, 500 लोग थे। और क्या है, उनका नाम है अजय बीस, जो खुद को जोगी कहते हैं लेकिन असल में भोगी है। परसों को रैली था, कोई वहां पर लोग नहीं था। अब देख लीजिए, चुन के जनता है, इसलिए ममता दी कहते हैं कि हम सरकार में रहेंगे, हम वापस आएंगे, ये तो तैयार हो चुकी है। और भाई साहब, आप कैसे डराते हो, धमका तो आपका प्राइम मिनिस्टर आके डराते हैं यहाँ का ऑफिसर को, बोलते हैं अभी इलेक्शन चल रही है, अभी बोले कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए 6000 रुपया भेजने के लिए। अरे भाई साहब, बंगाल की किसान को कोई भीख नहीं चाहिए, आपको मैं कह रहा हूं। ये देख लिए देश में 5-7 सालों पहले देख लीजिए, एक भी सुसाइड का केस नहीं है, एक भी केस नहीं है सुसाइड का। आप क्या बात करते हो 6000 रुपए का? अच्छा, फिर एक बात बताइए, आपने कहा किसान को भीख नहीं चाहिए। मनोज जी इस पर बात करते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए सबको। मैं कह रहा हूं ये बात इस पर करते हैं खुल के बात। किसान को पैसा मिले, सहायता मिले, उसका हक मिले, ये बात केंद्र सरकार ने एक योजना के तहत सोची और पैसा दिया देश भर में। वो कहते हैं बंगाल में हमारी स्कीम ममता बनर्जी ने लागू नहीं की। मेरा आपसे पूछना यह है, एक सेकंड मिलना चाहिए ना। तो आपके सरकार ने, ममता बनर्जी ने, मेरे 2 सवाल है, ममता बनर्जी ने पहले वो स्कीम लागू क्यों नहीं की 2 साल से? दूसरी मेरी बात यह है कि अब चुनाव के वक्त आपकी सरकार क्यों कह रही है कि हम लौटे तो 10,000 रुपया देंगे, पहले से क्यों नहीं दिया? देखिए, हमारे पास जो स्कीम थे, कृषक बंधु योजना स्कीम, वो इससे बेहतर है। कैसे कि कई कह रहे कि यहाँ पर एक कंडीशन है, आप माइन्यूटली पढ़ के देखिए भाई साहब। जिस तरह का स्वास्थ्य साथी आयुष्मान है, एक कंडीशन है, स्वास्थ्य से आयुष्मान भारत सबको नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत, पहली बात ये 60-40 का स्कीम है, उन लोग 60% पैसा देंगे। मैं किसानों की बात कर रहा हूं, लेकिन किसानों की बात बोले, यहाँ पे कंडीशन है, आपके पास अगर 3 एकड़ जमीन है तब भी आपको मिलेगी। हमारे जो कृषक बंधु स्कीम है, कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए बंगाल के कृषक बहुत खुश है। लेकिन फिर भी अगर कोई पैरेलल स्कीम चलाना चाहते हैं, इसलिए ममता दी 6 महीने पहले बोल दिया चलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन हम जानते हैं हमारे स्कीम अच्छे हैं और बंगाल की कृषक सब खुश है, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। ये तो इन्होंने, प्रधानमंत्री ने तो ये वादा किया है बंगाल के किसानों से, प्रधानमंत्री ने तो ये वादा किया है कि शपथ ग्रहण से पहले पहली मीटिंग में
ये फैसला हो जाएगा कि 18,000 रुपया हम देंगे हर किसान को। ये कोर्ट वायलेशन है, बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट वायलेशन है। अच्छा। ये धमकियां दे रहा है जरा ऑफिसर को कि आप अभी मेरे को नाम भेज दो, हम पैसा देना चाहते हैं। ये पोल कोड वायलेशन नहीं है। एक बार जवाब दिए सौरभ सिकदर इसका, इलेक्शन कमीशन जवाब दिए सौरभ सिकदर इसका। ये कह रहे हैं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। देखिए, मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन अगर है तो जाके निर्वाचन कमीशन में उसका शिकायत दर्ज करे, निर्वाचन कमीशन को तैयार करने दीजिए। क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। अब आप ये मत बोलना कि निर्वाचन कमीशन भी बीजेपी का विंग से, ये मत बोलना। हमको तो ये डर लग रहा था, अभी तो बोल देते हो, अभी बोल दीदी दिया। के रैली में एक सांड घुस गया था। दीदी ये ना बोलने के उसको भी बनारस से मोदी जी ने भेज दिया, क्योंकि बनारस महादेव बाबा का जगह है और वहाँ बहुत सांड घुसते हैं। हम तो नहीं बोले भाई, हम नहीं बोले भाई को, देखो मेरा मीटिंग सिकदर भाई को हमने नहीं बोला, अभी बोल दिया। अभी तो पार्ट मनोजीत दा, हर टाइम हम लोग लड़ते हैं, अब थोड़ा बहुत मजाक भी हो जाना चाहिए। लेकिन दादा देखिए, मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसमें हम लोग बहुत सचेतन नहीं बोला, सांड के बारे में नहीं बोला, इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं बोला। इलेक्शन हो, लोग इसमें वोट डाल पाए अपना। भारतीय जनता पार्टी ऑल टाइम इसी का सपोर्ट में आता है कि लोग अपना मतदान करने पाए। देखिए, लोग बंगाल में पंचायत में मतदान नहीं कर पाया था, लोकसभा में जैसे ही मतदान कर पाया था, लोगों ने अपना राय दे दिया था। इस बार भी विधानसभा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लोग अपना मत डालेगा और जनाधार जिसको चुनेगा वो रहेगा। इनका आरोप तो उल्टा है आपके ऊपर। ये तो कहते हैं कि आपने केंद्रीय बल वहां बुलवा लिया और वो लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे। ये शिकायत की ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से। डालने नहीं दे रहे या वोट लूटने नहीं दे रहे। मुश्किल है कि केंद्रीय बल आने के बाद ये जो टीएमसी का लुंगी वाहिनी है, ये जो देखिए हमारे कैंडिडेट के ऊपर केशपुर में अटैक हुआ, ये लुंगी वाहिनी का। ये लुंगी वाहिनी कौन है? उसको ये लुंगी वाहिनी आप किसके लिए कह रहे हैं? जो लुंगी पहन के अटैक करने जाते हैं। आपने सारा पूरा इंडिया का मीडिया दिखाया है कि जो लोग पकड़े गए सब लुंगी पहन के थे। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। तो आज के डेट में दादा, लोगों को वोट देने दो ना। हम लोग तो इतने जगह गवर्नमेंट चलाते हैं, पूरा भारत से आधा से जगह में भाजपा का सरकार है, उससे और के लिए बता रहा हूँ पूरा मामला क्या है। नंदीग्राम में जब वोटिंग हुई थी दूसरे चरण में, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को पोलिंग बूथ पर जाने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा वहां बाहर के लोग थे, वहां पर बूथ कैप्चर करने की कोशिश की गई, वहां पर हथियार लेकर के लोग पहुंचे हुए थे। ये आरोप लगाए ममता बनर्जी ने। आज चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के इन आरोपों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमने इसकी रिपोर्ट मंगवा ली है मौके से ऑब्जर्वर्स को भेज करके, और ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप कह रही हैं। मनोजीत जी। सौरभ जी, उसी दिन टीवी पर सबने देखा क्या हो रहा था। एक एजेंट घुसे थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। उनके माँ इस तरह से हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि हम मेरे बच्चे को नहीं भेजेंगे क्योंकि डरा के धमका दिया है। वहां के लोग कह रहे थे सुबह में कि हम लोगों को वोट डालने में नहीं दिया जा रहा है। ये ममता दी नहीं कह रही थी, ममता दी तो बाद में गई थी। वहां का लोग जब कंप्लेंट किए उसके बाद ममता दी को जाना पड़ा, क्योंकि वही ममता दी का वोटर लोग सब थे। नहीं, तो चुनाव आयोग ने ये बोला है मनोजीत जी कि हमने तो फोन करवाया। वो ये कह रहे हैं हमने तो फोन किया ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट को कि आप आइए, वो आए नहीं। हम तो बुला रहे थे, वो आए नहीं। आप देखे थे अभी कैमरा में उनके माँ हाथ जोड़ के बोल रहे थे हम मेरे बच्चों को नहीं भेजेंगे, उनको डराया गया था। अच्छा। हमने नहीं कहा था भाई साहब, वहां का वो माँ खुद कह रही थी, सब देखिए भाई साहब, हम तो कुछ नहीं बोले, ना सांड के बारे में बोले, ना इलेक्शन कमीशन के बारे में। लेकिन मेरे जो मित्र है वो एक बीजेपी में गिने चुने अच्छे लोगों में से एक है बंगाल में, उनको हम बहुत सम्मान करते हैं। गिने चुने अच्छे लोग, इसलिए उनको पुराना आदमी जो कुछ को टिकट नहीं मिलते उनके वो रो भी पड़ते हैं। हमने देखा वो अच्छे आदमी है। सिकदर जी भी बहुत अच्छे आदमी थे, ये बात अलग है। लेकिन वो सच बता दिया। क्या हम बीजेपी के बोल रहे थे कि हम, वो बोला ना हमारे इलेक्शन कमीशन आप बोल देंगे। अरे हम क्या बोल रहे थे, हम तो कुछ फैक्ट स्टेट कर रहे थे। तो ये हम देखा है इलेक्शन कमीशन में जाके फायदा क्या है। आज तक में हम लोगों ने 70 से ज्यादा कंप्लेंट की है, एक भी कंप्लेंट का कोई रिड्रेसल नहीं हुआ। वो इलेक्शन वोटिंग मशीन के मैल फंक्शन के लिए लोग 2-3 घंटा तक वोट ठीक ठाक दे नहीं पाया कुछ बूथ में।
उसका कंप्लेंट डाला है। प्राइम मिनिस्टर साहब बांग्लादेश जाके मोतुआ वोट को अपील किया, उसका कंप्लेंट डाले ठीक है। कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके बोले, ये मंडल साहब ये बात बीजेपी कहती है और बहुत सारे और लोग भी कहते हैं बंगाल में कि आपकी सरकार ने 2018 में पंचायत इलेक्शन करवाया था और वो पंचायत इलेक्शन आपने ऐसे करवाया कि 40% लोग तो अपना नॉमिनेशन नहीं भर पाए, इतने डर गए थे कि वो नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाए थे। अदालत को बीच में आके कहना पड़ा था कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना इंटरनेट से भर दीजिए अपना पर्चा, और कितने लोग अनअपोज्ड जीते थे। इनका कहना है उसका गुस्सा है लोगों के अंदर। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए उत्तर। पहली बात है ये, वो सुप्रीम कोर्ट में पूरा क्लीन चिट दे दिया गवर्नमेंट को। और दूसरी बात, आप पंचायत इलेक्शन देखो, त्रिपुरा में जाए 90% लोग अनकॉन्टेस्टेड जीत गए थे, उत्तराखंड में 80% अनकॉन्टेस्टेड जीत गए थे। देखिए लोकल लेवल गांव के इलेक्शन में इस तरह से होते हैं, हर राज्य में इस तरह होते हैं। जो पार्टी सरकार में रहती है उनका ही ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस गांव के लेवल में रहती है। तो ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चुनाव, ये समझाइए। आपका आरोप है चुनाव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? लोग ये सोचते हैं जो सरकार में होते हैं उनका पंचायत होने से डेवलपमेंट। मैं आज की बात कर रहा हूं। आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये मिलकर इलेक्शन कमीशन को चला रहे हैं, वो सीधा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मुझे बताइए कि आप ये लोग चुनाव को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आवाज आ रही है आपको मंडल जी? ये सवाल मेरे लिए था, आपसे ही है। जी हाँ, बताइए कैसे कर रहे हैं इन्फ्लुएंस? देखिए आप, ये हमने देखा है सीआरपीएफ कौन चलाता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। सीआरपीएफ कौन चलाते हैं, वो ये प्राइम मिनिस्टर सर की किस तरह का इन्फ्लुएंस है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जब जिस दिन रैली इलेक्शन होते हैं दूसरे जगह पे, वो यहाँ आके नंदीग्राम के बारे में बोले थे कि नंदीग्राम नाम लेके इलेक्शन नंदीग्राम में जिस दिन हो रहा था 1 तारीख को प्रधानमंत्री साहब यहाँ पर आके 24 परगना में आके बोले कि वहां नंदीग्राम में क्या हो रहा है, देखिए ममता दी हार मान चुकी है। अगर ये पोल कोड वायलेशन नहीं है तो क्या है, आप मेरे को बताओ। ये पूरा सीधा सीधा लिखा है, आप इलेक्शन के दिन में कैंपेन कर सकते हो, लेकिन जिस जगह में इलेक्शन हो रही है उस जगह के बारे में आप जिक्र कर सकते हो क्या? चलिए ठीक है, एक बात हो गई, मैं आपको टीवी पर बोल रहा हूं। तो इसके अलावा बताइए, कौन किसी का सुनता है भाई साहब? इसके अलावा बताइए ये सेंट्रल फोर्स क्या करे? आप क्या मुझे एक मैं सवाल है मेरे मन में, आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स आने से वो लोगों को वोट नहीं करने दे रहे। हजारों लोग लगे होंगे, कम से कम सैकड़ों दर्जनों कंपनियां लगी होंगी सिक्योरिटी फोर्सेस की। आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों को ये कह दिया गया है कि टीएमसी का वोट मत पड़ने दो। नहीं, पूरे सारे लोगों के इन्फ्लुएंस ये कर नहीं सकती। वहाँ का लोग बहुत कॉन्शियस है। कुछ जगह में इस तरह का घटना घट रही है और लोकल लोग कंप्लेन कर रहे हैं, कोई टीएमसी ले। मैं जवाब लेता हूँ, बताइए सिकदर साहब। देखिए मैं तो पहले मनोजीत दा का एक जो बताए उसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मनोजीत दा, किसी भी माँ को डरना नहीं चाहिए। अगर इस माँ को भी किसी ने डराया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। मैं एकदम ओपनली एक नेशनल चैनल में बैठ के बता रहा हूँ। लेकिन क्या 145 माँ का आंसू आपको नहीं दिखा? जो 145 माँ अपना संतान खोए हैं खाली भाजपा करने के अपराध में, उसका आंसू नहीं दिखा? ऐसे कितने आंसू ममता बनर्जी रुलाया है। शोभा मजूमदार का बेटा का आंसू नहीं दिखा दादा। और आज आप लोग बोल रहे हैं कि हम संतरास कर रहे हैं, तो इसी में लोग हंस रहे हैं कि आज हम चाह रहे हैं वोट फेयरली हो। आज हम बोल रहे हैं लोग मत डाले और वो जिसको चाहे उसको डाले, कोई दबाव उसके ऊपर ना आए। इसमें क्या दिक्कत है दीदी का? दीदी बार बार क्यों इसी को लेके अब लड़ रहे हैं? नहीं, हमें सेंट्रल फोर्स क्या कर रहे हैं? सेंट्रल फोर्स लोग मतदान केंद्र तक आए और अपना मत डाले, ये निश्चित कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने उसका जिम्मेदारी दिया है। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं सेंट्रल फोर्स को कंट्रोल कौन करता है? दादा, सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट लोकल पुलिस स्टेशन करता है, लोकल एसपी करते हैं, जो सारे आपका ही अफसर रह चुके हैं। तो आज इसीलिए शायद ममता बनर्जी जी बोला कि बंगाल पुलिस इतना डरते क्यों है? आपको किस बात की डर है? आप बात क्यों नहीं सुन रहे हो? एक जनाधार लेके सत्ता चलाना और पुलिस के दम पे सत्ता चलाना में क्या फर्क है, वो आज सामने आ रहा है, वो आज प्रकट हो रहा है। और मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसको आप लोग जो सच्चाई है वो सामने ला रहे हैं। तो इसीलिए लोगों के अंदर का जो गुस्सा है वो निकलेगा बैलेट बॉक्स में, ठीक है, और ईवीएम में निकलेगा। सॉरी, बैलेट तो अभी है नहीं, ईवीएम में निकलेगा। और 2 तारीख को ईवीएम जब खोलेगा
तब साफ हो जाएगा कि जनाधार किसका है। जो जनाधार है उसको सबको मानना पड़ेगा, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है मनोजीत जी जवाब दीजिए। देखिए ये हम सीधा सीधा देखे हैं भाई साहब, और आप अगर डिनाई करोगे तो आप वीडियो चला के देख लीजिए। हर जगह में तो नहीं हो रहा है, 2-3 जगह में तो ये हो रही थी कि सीआरपीएफ के कुछ लोग ये तो उन लोगों को डरवा रहे थे। हम देखे मुर्शिदाबाद में क्या हो, देखा अभी मुर्शिदाबाद इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वहां पर इलेक्शन थोड़ी देर में हो गए। और एक चीज के बारे में आप कहना चाहते हो, जो आप लुंगी वाहिनी के बारे में बात किए हो ना सिकदर भाई, ये ठीक नहीं है। लुंगी गांव में हर कोई पहनता है, मेरा घर भी गांव में थे, बांकुड़ा में थे, तो बोला जो मेरा जब पकड़ा गया गांव में लुंगी थे। पहने हुए आप थे। ये छोड़िए, मैंने तो आप इस तरह का जो लेबलिंग आप करते हो ना, इस तरह का जिसे हम कहते हैं लोगों के एकदम इस तरह के प्रोफाइल आप जब बनाते हो ना, स्टाइलाइज्ड आप करते हो ना, ये छोड़िए, ये आपका कल्चर है, ये बहुत खराब है कल्चर। ये लुंगी वाहिनी का मतलब आप इसको रिलीजन के साथ जोड़ देते हो, कुछ पता नहीं है। बंगाल में जिन लोगों के पास, गांव के लोग, हर तरह के लोग, चाहे हिंदू मुसलमान, हर तरह के लोग लुंगी पहनते हैं। मैं आपको उदाहरण दे चुका हूँ ना, मेरे गांव में जाओ, अभी आप देख सकते हो, बांकुड़ा में मेरा घर है। ये छोड़िए, देखिए इस तरह का बात हम नहीं करते। आपके बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ा है कौन इलेक्शन कमीशन को चला रहे, अच्छा चलिए ठीक से चल रहे कि नहीं। आज तक हमने वैसे इलेक्शन कमीशन वैसे इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसको लोकतंत्र के तहत एक प्रोटेक्शन प्राप्त है कि वो किसी सरकार के दबाव में काम ना करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को लेकर के तमाम तरीके के आरोप पहले भी लगते रहे, आज भी लग रहे हैं। मेरे पास समय कम है, आपसे मैं छोटे छोटे 2 सवाल पूछूंगा। पहले तो आप मुझे मनोजीत जी ये बताइएगा कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है बंगाल में या नहीं? देखिए अभी तक हमें ये मानना है ज्यादा से ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रही है। हमने तो कंप्लेंट नहीं डाले कि रिपोलिंग करो नंदीग्राम में। ममता दी जब तक नहीं गई थी वहां पर इलेक्शन। ओके क्लियर। एक सवाल का बड़ा साफ स्पष्ट जवाब दे दिया आपने। आपको लगता है टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है अभी तक बंगाल के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। अब मुझे अब 60 सीटों पर जो दावे हो रहे हैं उस पर सौरभ सिकदर साहब, बीजेपी हंस रही है आपके क्लेम पर कि आप 50 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं 60 में से। टीएमसी हंस रही है आप पर। टीएमसी हंस रही है। आप एक बार सवाल दोहराइए। मैं कह रहा हूं टीएमसी, आप जब कहते हैं कि हम 60 में से 50 सीटें जीतेंगे तो वो हंसते हैं। हम तो 50 बोले ही नहीं, हम तो 50 से ज्यादा सोच रहे हैं। क्यों हमारा नंबर घटा रहे हो भैया? हम तो 50 से ज्यादा सोच रहे हैं। और 2 तारीख और ज्यादा देरी नहीं है, 1 महीना भी नहीं है। 2 तारीख को पता चल जाएगा फेज वाइज कितना सीट किसको मिले हैं। हम तो उससे भी ज्यादा सोच रहे हैं। 2-4 सीट टीएमसी को मिल सकते हैं, बाकी सारे हमें ही मिलेगा। अच्छा इनको बधाई तो दे दीजिए, इन्होंने कहा चुनाव अच्छा हो रहा है, फ्री एंड फेयर हो रहा है। जरूर। मैं तो बोला मनोजीत दादा तो अच्छा आदमी है, वो सच भी बोलता है। जैसे बता है कि यहाँ पे वो लोग तोलाबाजी करते थे टीएमसी में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है दादा। हम लोग तो, आप भी बंगाल के रहने वाले हो, मैं भी बंगाल के रहने वाले हूँ। हमें बंगाल का कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। ये दोष सीपीएम ने लगा के गया था कि ये लोगों को वोट नहीं देना, लोगों को डराना, धमकाना, पॉलिटिकल वायलेंस। हमें इस पॉलिटिकल वायलेंस से बाहर आके फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए सबको उद्योग लेना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देता हूं मनोजीत दा को। समय इतना ही था, अच्छी चर्चा हुई आप दोनों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सिकदर साहब आपका और मनोजीत मंडल आपका, धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।